हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सिविल लॉ पेपर नंबर 2 ऑफ 2023 ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशरी। सिविल लॉ 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे सिविल लॉ 2। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एज पर द टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। डोनी यानी कि जिसको गिफ्ट किया गया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो गई तब क्या होगा, तो ये गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट देन लिविंग, ही एक्वायर्स द बेनिफिट अपॉन हिज बर्थ। उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिलता है, जब वो पैदा होता है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसको तुरंत ही मिल जाता है। सच ए पर्सन वुड ऑलवेज बी एंटाइटल्ड टू द एंजॉयमेंट देयर ऑफ इमीडिएटली और इज बर्थ। क्या हमेशा ऐसा होता है कि उसको प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकता है? तो ऐसा हमेशा नहीं होता। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा वाला गलत है। अगर यहाँ पर मे लिखते तो शायद सही हो जाता, नहीं तो अभी ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, हमेशा सही नहीं होगा। अटेस्टेड पूछा है कि अटेस्टेड के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अटेस्टेड बाय 2 or more विटनेस होना चाहिए। ठीक है, ईच ऑफ द विटनेस हैज सीन द एग्जीक्यूटेड साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट। हाँ बिल्कुल। ईच ऑफ द विटनेस हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। हाँ। मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव बीन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? ऐसा कोई प्रेजेंट होना नेसेसरी नहीं है, तो ये गलत है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका सही। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ, अब पूछा है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू, कहां पर अप्लाई करता है? लीज, सेल, मॉर्गेज पर अप्लाई करता है। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्टली सेक्शन पूछ लिए। क्या पूछा है सेक्शन में? देखो, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 5 में, दैट इज 4। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन नंबर 14 में दे रखा है। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर सेक्शन नंबर 41 में। कंटिंजेंट इंटरेस्ट हमें दे रखा है सेकंड में। तो इट इज 4, 1, 3 एंड 2। 4, 1, 2, 3 है यहाँ पर। 4, एक सेकेंड, 4, 1, 3 एंड 2। एक सेकेंड, इसमें कुछ गलती हुई है क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है 5 में, ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी 1 में दे रखा है। ऑस्टेंसिबल ओनर 3rd में दे रखा है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट भी गलत है ऑप्शन। हाँ, इसमें ऑप्शन गलत है। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसको स्क्रैप कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। अंडर सेक्शन 10 TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी। रिस्ट्रेन कर रहा है ट्रांसफरी को फ्रॉम पार्टिंग विद हिज इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में। द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। वो कंडीशन वॉइड हुई, ट्रांसफर वैलिड रहता है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिस्टर सुकंत ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी एक्स टू मिस्टर कौशल फॉर ₹60 लाख, रिप्रेजेंटिंग दैट ही हैज अ प्रेजेंट इंटरेस्ट देयर इन वेयर ही हैज। उसने रिप्रेजेंट उसको यही किया कि उसका इंटरेस्ट है वहां पर, लेकिन उसका सिर्फ स्पेस सेक्शनिस्ट था, यानी कि सेक्शन नंबर 6 का पहला वाला वो चांस ऑफ हेयर अपेरेंट वाला उसका सिस्टम था। ठीक, कुशल हाउएवर has taken the transfer on faith of the representation. जो उसने representation किया उस faith पर उसने transfer ले लिया। And for consideration, Kushal in this case is entitled to the benefit of the property X under the following provisions. अब कब हम कहेंगे कि ये कुशल जो है वो property का benefit ले सकता है? Section 43 as laid down इन जुम्मा मस्जिद मरकारा वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 43 का, वर्सेस कोडिया मनिंद्र देवा। ठीक है, सेक्शन 6 एज लेड डाउन इन राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी। सेक्शन 43 एंड सेक्शन 6 ऑपरेट ऑन 2 डिफरेंट ग्राउंड, देयरफॉर बोथ वुड बी एप्लीकेबल। सेक्शन 11 एज इन अब्दुल जब्बार वर्सेस वेंकटा शास्त्री नहीं। सेक्शन 43 जैसा जुम्मा मस्जिद मरकारा के केस में बताया गया तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा। मतलब अब चाहे कुछ भी हो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टॉपर लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारा ये सुकंत है, इनको प्रॉपर्टी उसको देनी ही पड़ेगी कुशल को। वो ऐसा नहीं कह सकते कि जिस समय मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी उस समय मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, under TPA, sale is a transfer of right to enjoy movable property or right to enjoy immovable movable property and interest in a specific movable property ownership। sale जो है ownership का transfer होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है a lease of immovable property from year to year is terminable on the part of either lessor or lessee by giving a notice of। अगर year to year है तो 6 महीने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लिस्पेंडेंस। इसमें से पूछा क्या चीज सही नहीं है, यानी कि आपको गलत ढूंढना है। एनी सूट और प्रोसीडिंग शुड बी पेंडिंग इन द कोर्ट, होनी चाहिए लिस्पेंडेंस का मतलब ही यही है। एनी सूट और प्रोसीडिंग शुड बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी, बिल्कुल सही है।
द सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग मे बी कॉल्यूसिव, इसको देखते हैं। इन द सूट और प्रोसीडिंग एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी डायरेक्टली इन क्वेश्चन। ये तो डायरेक्टली इन क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए ना, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही सब्जेक्ट मैटर होगा तभी तो इतना विवाद है। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत है, जरूरी नहीं कि कॉल्यूसिव हो। कल्यूसिव मतलब जरूरी क्या नहीं है, मतलब कल्यूसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल्यूसिव का मतलब होता है कि पार्टी आपस में साठगांठ करके आई ना आई हो प्रॉपर्टी के लिए। विद रेफरेंस टू लिमिटेशन एक्ट मैच लिस्ट 1, अब इन्होंने पूछा है, अब लिमिटेशन एक्ट के इन्होंने सेक्शंस पूछे हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक कहाँ पर दे रखा है, सेक्शन नंबर 17 में, ठीक है। डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन आई गेस, अच्छा सूट एंड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज तो पहले देख लें, सेक्शन नंबर 13 में दे रखा है। डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन हमें दे रखा है सेक्शन नंबर 14 में। बार ऑफ लिमिटेशन हमें दे रखा है सेक्शन नंबर 2 में, सॉरी मतलब सेक्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो 4th 1 3 और 2, 4th 1 3 और 2, ए वाला हमारा करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। एज पर द डेफिनेशंस अंडर लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है एन एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। एन एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड पेटिशन, नहीं। एन एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पेटिशन, हाँ। सूट इंक्लूड एन अपील, नहीं। सूट इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन, नहीं। यही वाला आपका सही है, सूट एन एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पेटिशन। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग टॉर्ट द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स एज फॉलोज, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन एवरी टाइम। जब जब जितनी बार आपका ब्रीच होगा उतनी बार आपका फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। द टेस्ट इज not whether the right is a continuing right but whether the wrong is a continuing wrong, ये भी सही है। continuing breach is different from successive breach, ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे ही करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, where the prescribed period for a limit of limitation for any application or suit is expiring on a holiday, किसी छुट्टी के दिन अगर खत्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि संडे को ही आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सच एप्लीकेशन और सूट में बी मेड अ डे प्रायर टू द हॉलिडे ऑन द डे ऑन विच कोर्ट रीओपन्स। व्हाट वुड बी द इफेक्ट, देखो मुझे आंसर पता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पूरा आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ा बाकी दोनों छोड़ दिए। हो सकता है कि सी ऑप्शन में कुछ ज्यादा अप्रोप्रिएट दे रखा हो, तो इस वजह से मैंने एक बार गो थ्रू किया है क्वेश्चन पेपर, इसलिए मुझे आंसर्स पता है यहाँ पर, ठीक है। What would be the effect of acknowledgement? Acknowledgement का क्या इफेक्ट होगा अगर आपने राइटिंग में उसको एक्नॉलेज कर लिया है, डिफेंडेंट ने अगर राइटिंग में एक्नॉलेज कर लिया है तो। एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यूजुअली द कोर्ट हैव डिस्क्रिशन, क्या कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, नहीं। सच एक्नॉलेजमेंट शैल हैव नो इफेक्ट, वो जो एक्नॉलेजमेंट किया क्या लिमिटेशन पे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इट में हैव एन इफेक्ट इफ द राइटिंग इज क्लियर इन मीनिंग, अब इससे क्या फर्क पड़ता है राइटिंग क्लियर इन मीनिंग हो या ना हो, एक्नॉलेजमेंट जो है एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने कहा The law of limitation is only substantive in nature. Limitation bars the judicial remedy. सिर्फ substantive नहीं है। Limitation bars the judicial remedy से देखेंगे, limitation extinguishes the right, नहीं। Limitation bars the extrajudicial remedy, नहीं। Limitation bars the judicial remedy, ठीक है। Judicial remedy को बार करता है, extrajudicial remedy को बार नहीं करता। Then any other application for which no limitation period is provided elsewhere, the period of limitation will be 3 साल होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं प्रोवाइड कर रखा तो उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल होता है। ये पहले भी पूछा गया है, 2019 का पेपर शायद हम लोगों ने इससे पहले सॉल्व किया था ना, उसमें भी पूछा गया था ये वाला सवाल कि अगर कोई लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है तो कितना लिमिटेशन होगा। देखो, द पीरियड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू की अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है और जजमेंट का रिव्यू कराना है किसी कोर्ट से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होगी। Section 5 of the Limitation Act empowers the court to admit a suit after the prescribed period. हाँ, if the plaintiff satisfied, हाँ अगर sufficient cause दे दे तो Section 5 empower करता है कि सूट को एडमिट कर लिया जाए prescribed period के बाद, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ओके, देखो यहाँ पर गलती हुई है। Satisfied the court that he had for not instituting the suit. Even an appeal may be admitted after the prescribed period if the appellant shows. इसमें जो आंसर दिया है ना वो दिया है कि ए फॉल्स है और आपका आर ट्रू है, मतलब कि अपील वाला पॉइंट सही है। ओके, सेक्शन नंबर 5 डज नॉट अप्लाइज टू सूट एंड ऑर्डर 21, यानी कि एग्जीक्यूशन इन दोनों पर अप्लाई नहीं करता है। देखो मेरे से भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, सही बात है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन सूट पर तो सेक्शन नंबर 5 अप्लाई नहीं करता, वो तो सिर्फ अपील पर अप्लाई करता है और एप्लीकेशन पर अप्लाई करता है, तो इसी वजह से ए गलत है और आर
सही है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पता चला जल्दी जल्दी में डी लगा के आ गए कि बोथ ए और आर ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। दोनों एक तरीके से कहो तो असर्शन ही दे रखे हैं। अब देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन। देखो, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन, मतलब जहां से शुरू हुआ है उसको एक्सक्लूड कर देगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये हमें कहाँ बता रखा है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ इंडियन सॉरी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, ठीक है, जिस दिन जजमेंट आया, एंड द टाइम रिक्विजिट, और जितना टाइम लगा नेसेसरी था टाइम डिक्री और ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए, वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ आर करेक्ट। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब इन्होंने पूछा है कि गलत कौन सा है, हमें ये बताना है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन where the actual and specific subject matter of the contract has ceased to exist, ठीक है, ये सही है। A contract is not frustrated where the actual and specific subject matter of the contract has ceased to exist, it merely amounts to commercial hardship। इसको देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्ड पर्सनल परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर इज फ्रस्ट्रेटेड। अब भाई पर्सनल परफॉर्म, मान लीजिए गाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो गाना गाएगा कोई एक्स पर्सन, अब एक्स पर्सन की अगर डेथ हो गई है तो कौन परफॉर्म करेगा भाई। पर्सनल परफॉर्मेंस तो ऐसी चीज़ है, पर्सनल स्किल वाला, कि आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म तो करवा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये भी गलत बात है। हाँ, मतलब ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी फ्रस्ट्रेटेड वेयर सर्कमस्टेंसेज अराइज दैट मेक द परफॉर्मेंस ऑफ। अब कॉन्ट्रैक्ट का मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिससे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो इस ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सिर्फ एक ये वाला है जो गलत है, जिसमें कह रहा है कि इट मेयरली अमाउंट्स टू कमर्शियल हार्डशिप। नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और लिखा नॉट फ्रस्ट्रेटेड, आपको पता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा, वेयर द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। प्रोमिसर जो है कह रहा है कि वो अपना ऑब्लिगेशन का पार्ट परफॉर्म करेगा। इट इज नोन एज परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर्स अग्रीमेंट वुड हैव द सेम कॉन्सिक्वेंस। सेम कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा? रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल लीडर वाला, drunken person who is under the influence of alcohol, fraudulent person, a person whose identity has been mistaken for someone else। कुछ लोगों को डी लगेगा, लेकिन ये डी नहीं है, ड्रंकन पर्सन की तरह होगा, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस है, जो मतलब अल्कोहल के नशे में है। ठीक है, अब आओ, इफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशंस हैज डन सम वर्क, कुछ काम किया है, एंड द फर्दर परफॉर्मेंस हैज बीन रेंडर्ड यूजलेस बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टी, और जो दूसरा कुछ हुआ है वो यूजलेस हो गया है, जो दूसरा उसने फर्दर परफॉर्मेंस किया है अदर पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है। द पार्टी विच परफॉर्म द सेड ऑब्लिगेशन इज एंटाइटल टू रिकवर रीजनेबल कॉम्पनसेशन। तो जितना उसने काम किया है उतना के लिए उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। द सेड डॉक्ट्रिन इज न्यूटन पैक्टम, नेमो क्वाड, नेमो डैट क्वाड, नॉन हैबिट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट। ठीक है, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल। सही बात है, सारे जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, यानी कि जो कानून ही बता रहा है कि ये इलीगल है तो वो तो ऑब्वियसली वॉइड होंगे अगर उस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो। और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे इलीगल हो। ऑल वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। सही बात है, सारे जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। फिर आओ, एज पर सेक्शन 35 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट से कितने सवाल पूछे गए 2023 में। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है आपके हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में कि कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं, मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछने का मतलब है, हालांकि सवाल तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके समझोगे तो सवाल तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, बस आपको थोड़ा सा टाइम दे करके समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप एकदम से ऐसे नहीं, सॉरी, एकदम से ऐसे आप OMR शीट पर मार्क नहीं कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तभी कर सकते हो। और कुछ डायरेक्ट सवाल भी हैं, वो तो आपको दिख ही रहे, कुछ डायरेक्ट भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया, जैसे कभी इन्होंने लोकल लॉज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया है, कभी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे बढ़ गए तो उसी से जो है 7-8 सवाल है। तो इस वजह से, क्योंकि मेन देखो ये ऐसा इस वजह से क्योंकि इनके पेपर्स अलग अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, और आपका क्रिमिनल लॉ अलग है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2। तो इस वजह से कई सारे सवाल जो है एक जो है पर्टिकुलर मेजर लॉ से पूछे गए। अगर आपसे कहे कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर लॉ है तो उसको ऐसे मानने की जरूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर लॉ है। कहने को तो हम कह देते कॉन्ट्रैक्ट माइनर लॉ है, बट इट इज अ मेजर लॉ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं और जल्दी आसानी से याद भी नहीं होता, ठीक है।
तो इसका थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला, आपकी आईपीसी हो गई, सीआरपीसी, जो मेजर लॉज हैं उन पे खास करके फोकस करो। मतलब कम से कम मैं देख रही हूँ 10 से 15 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं, और 10 नहीं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कम से कम आपके नंबर कहीं ना जाए। बाकी इनके जो लोकल लॉज हैं, बाकी मुझे पॉक्सो डीबी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो इनके लोकल लॉज हैं उससे ही भर भर के सवाल पूछ रहे हैं। भले ही 3-4 पूछ रहे हैं, लेकिन अगर वो 3-4 सवाल आपके सही हो जाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप इनके लोकल लॉस पे भी फोकस कर रहे हो और अपने मेजर लॉस पे भी फोकस कर रहे हो। पूरा फोकस आपको आपके मेजर लॉस पे करना है और आप इसके लोकल लॉस पे करना है, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, लोकल लॉस से तो सवाल इनके आ ही रहे हैं, कहीं से भी कुछ आए चाहे ना। एक बार के लिए माइनर लॉस को स्किप कर देंगे, बट आपके लोकल लॉस से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। माइनर लॉस से 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बस। मैं बहुत दिन से इस पर्टिकुलर पैटर्न को नोटिस कर रही हूँ, इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? एज पर सेक्शन 35 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट based on the specified uncertain event not happening within a fixed time becomes void at the expiration of the time fix जो किया था, अगर उसका एक्सपायरेशन हो गया, मतलब टाइम अगर खत्म हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। सही बात है, becomes void if the happening of the event becomes impossible। अगर इवेंट ही इम्पॉसिबल हुआ जा रहा है उस टाइम में, जो कि टाइम मतलब फिक्स किया गया है एक्सपायर होने के बाद, तो ये दोनों ही चीज़ें सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के उसमें रिस्पेक्ट में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका ये कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होता, हालांकि ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया तो इस पर हम ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। अब ये आपका सवाल आया है कर्लील वर्सेस कार्लील या कर्लील, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना हो, स्काबुलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो ये कौन सा केस है? ये आपका जनरल ऑफर का केस है। ठीक है, ट्विटर वर्सेस एटकिंसन, ये भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही केस है। भगवान दास, ये भी कम्युनिकेशन का टेलीफोन वाला है ना। क्रेल वर्सेस हेनरी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली 1 2 3 4 ही है यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बड़ा सवाल आया, और ऐसे बड़ा सवाल देख करके आपको डर नहीं जाना, क्योंकि ऐसी हमारी ये साइकोलॉजी होती है कि हमने बड़ा सवाल देख लिया, उसके बाद हम इतनी तेज डर गए कि आगे का तो आता ही नहीं होगा। नहीं, डरना नहीं है, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑप्शंस देखने हैं, जैसे हम हर सवाल के साथ करते हैं, जैसे हम नॉर्मल सवाल के साथ करते हैं, वैसे ही उसके साथ भी, इसके साथ भी वैसे ही करना है। और यकीन मानो कि ये जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका आंसर बहुत आसान होता है। एक बार जब आप पूरा सवाल पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, वाइल इंटरप्रेटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, देखो अगर इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को डी बता रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर डी है, और आप इसको बाद में जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। 30 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ रटनी होती है, तो उसको रट लेना। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है कि पहले क्या होता है, ऑफर होता है, प्रपोजल ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, पहले क्या होता है उससे अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले तो ऑफर कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक बात, तो ये तो पहला हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ऑफर रिजेक्ट किया जाता है, ये दूसरा हो गया हमारा। फिर उसके बाद काउंटर ऑफर किया जाता है, दोबारा सामने वाला भी तो कुछ ऑफर देगा, और फिर काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इट इज़ 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 सी वाला आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, देखो आ गए आपके लोकल लॉस से सवाल। अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी है? अ बिल्डिंग बीइंग यूज्ड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए अगर यूज करा जा रहा है तो क्या उसे हम नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलेंगे। अब बिल्डिंग, अब अभी आप आगे का अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप इस पे जो है दोनों पे टिक लगा दोगे। इस तरीके से नहीं करना है, पूरा देखो पढ़ना है, क्योंकि सी में आपके में क्या बता रखा है ना, सी में पूरा प्रॉपर बता रखा है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होगी। A building used mainly for the purpose of trade, a building let out for residential and non-residential purpose separately to more than one person, the portion thereof let out for the purpose of residence। ये आपका, अच्छा नॉट नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पूछा है, ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट नॉन रेजिडेंशियल पूछा, तो ये भी देखो नॉन रेजिडेंशियल है, ये भी नॉन रेजिडेंशियल है। अ बिल्डिंग बीइंग यूज्ड पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हाँ जैसे मान लीजिए ना एक दुकान है कोई, ठीक है, उस दुकान में वो मान लीजिए कोई जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर वो एज अ जनरल स्टोर भी उसको यूज़ करा है, मतलब दुकान के पर्पज़ के लिए भी वो यूज़ हो रही है, सामान वामान भी वहाँ से बेच रहा है, वहीं जो है रात में गद्दा डाल के सो जाता है, तो ये भी जो है
नॉन रेजिडेंशियल ही कहलाएगा, ठीक है। अगर वो वहाँ पर दुकान में सो जा रहा है तो दैट डजंट मीन्स कि वो जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंशियल ही होगा। कह रहा है कि बिल्डिंग जो है लेट आउट करी गई है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सेपरेटली, एक से ज़्यादा आदमी को, द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, तो ये नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो जाएगी, मतलब नहीं होगी, ठीक है। विद रेफरेंस टू द वही चीज़ है अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अब इन्होंने पहले कहा कन्वर्जन, देखो देखो सेक्शन नंबर 12 में दे रखा है। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो 14 के 3 में दे रखा है, मतलब बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड को उसके पर्टिकुलर घर की। राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन 15 में दे रखा है। रिसीट टू बी गिवन फॉर फेयर रेंट, रिसीट जो है वो देनी पड़ेगी 20 में दे रखा है। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और 3, सेकंड, फर्स्ट, 4 और 3, बी वाला आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड कौन नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड नहीं है। A retired army personnel who purchases a building after his retirement from the military service, इसको देखते हैं। A person who is entitled to receive rent in respect of a building on his own account, ये है specified landlord। Person who is holding or has held an appointment in public service, ये भी specified landlord है। A person who is holding a post in connection with affairs of the union or of state, ये भी specified landlord है। सिर्फ पहला वाला जो है वो specified landlord नहीं है। As per section 7 of Urban Rent Control Act, any agreement for the payment of any sum in addition to fair rent or any rent in excess of such fair rent से excess में अगर कोई rent लिया गया है तो वो null and void होगा, ये बात ध्यान रखना। The controller under Rent Control Act, देख रहे हो कितने सारे सवाल आए हैं, अभी भी चल ही रहे हैं सवाल। कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के लिए वो ऐसा कर सकता है, सिर्फ रिकवरी, फाइन की रिकवरी के लिए वो पावर यूज कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई, ये वाला क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। पढ़ना चाहो एक बार अपना देख लेना क्या है उसमें, क्या पूछा गया। द डिपॉजिट अंडर, देखो स्क्रैप करने का यहाँ पर जो स्क्रैप करने का मतलब, स्क्रैप करने का मतलब पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन, इसका कोई वेटेज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 में से 50 में से मान लीजिए कि अगर आपके 5 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं तो 45 में से ही मार्किंग होगी, इनके कहने का ये मतलब है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, कोई वेटेज नहीं रह जाता इन क्वेश्चन। कुछ हो सकता है इसमें गलत हो, ऑप्शन कुछ गलत हो या कुछ इस तरीके का होगा, इसी वजह से स्क्रैप किया जाता है। फिर देखो क्या कह रहा है। The deposit under Section 21 of Urban Rent Control Act shall not be accompanied by an application by the tenant containing the following particulars: the building or rented land for which the rent is deposited with description sufficient for identifying the building or rent, the period for which the rent is deposited, the name and address of the, ये सब करने की जरूरत नहीं है, नेम और एड्रेस उसके रखने की टेनेंट की जरूरत नहीं है। No rent deposited under Section 21 of Rent Control Act shall be considered to have been validly deposited in that section, कब तक हम उसको वैलिडली डिपॉजिट नहीं मानेंगे, तब तक within 30 days of the time referred to in section 20 for the payment of the rent, if the tenant willfully makes any false statement in his application, willfully makes any false statement in the application for depositing the rent, पहला वाला ऑप्शन जो है, सॉरी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। फिर उसके बाद एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर, जो कि कंट्रोलर के द्वारा पार किया मतलब जो है पास किया गया है, वो अपील प्रेफर कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि और सच लॉन्गर पीरियड एज द अपीलेट अथॉरिटी, या फिर अपीलेट अथॉरिटी जो भी कहे उस पीरियड में, या फिर इन कंप्यूटिंग 15 दिन से मतलब ऊपर का टाइम भी वो ले सकता है अगर अपीलेट अथॉरिटी उसको अलाउ कर देती है तो। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 15 डेज द टाइम टेकन टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी बाई, इस 15 दिन के टाइम पीरियड में, लिमिटेशन एक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो, इस 15 दिन के टाइम पीरियड में अगर हम वो वाला टाइम निकाल दें जितना टाइम उसको सर्टिफाइड कॉपी लाने में लगा उस ऑर्डर का, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये तीनों ही बातें आपकी सही हो जाएंगी। पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंक्रीज इन फेयर रेंट इज नॉट एडमिसिबल, आप फेयर रेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया। अब इसमें फिर से मैच करने की बारी आ गई है, तो आई गेस हिंदू अडॉप्शन, अच्छा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से ये सवाल आपका पूछा गया है। तो देखो पहले जो होता है, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है कि सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी बेसिकली किसको जाती है, तो देखो क्या होता है ना, वाइफ को, सबसे पहले तो वाइफ को जाएगी प्रॉपर्टी,
डिपेंडेंट्स आपका 22 में है तो ये आप 4th वाला लगा लो, ठीक है। डिपेंडेंट्स वाला सेक्शन तो कम से कम याद ही होना चाहिए। फिर उसके बाद चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन आपका ये 18, 19, 19 थर्ड, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है, फिर से इसको करते हैं। देखो वाइफ वाला जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन नंबर 18, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर विडो डॉटर इन लॉ आपका है सेक्शन नंबर 19, ठीक है। चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स आपका है सेक्शन नंबर 20, और डिपेंडेंट्स आपका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन नंबर 22। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार, जो विडोड डॉटर इन लॉ है उसका क्या है, सेक्शन नंबर 19 है, और चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स जो है वो सेक्शन नंबर 20 में चले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है। देखो हिंदू लॉ में फिर पूछा गया है, देखो कह रहा है अंदर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री, जब डिग्री का कंप्यूटेशन हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स द रिलेशनशिप शैल बी रेकन्ड फ्रॉम इंटरस्टेट टू द एयर्स इन टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ, हाँ ठीक है, असेंड डिसेंड दोनों को देखा जाएगा। ओनली असेंडिंग जनरेशन वुड कॉन्स्टिट्यूट, नहीं, सिर्फ पहला वाला करेक्ट है। इस क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत है, उसने पता नहीं आंसर क्या सिस्टम, स्क्रैप नहीं किया गया, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। आई गेस क्वेश्चन गलत है तो इसमें आपको वो मिलता है, क्या बोलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जब ये वाला साइन है तो मतलब स्क्रैप किया गया है, जब ये वाला साइन है तो मतलब इसमें मार्क्स मिलते हैं, वो उनकी तरफ से कुछ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड विल बी नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड कब हो जाएगी, जब ईदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, हाँ अगर उनका स्पाउस लिविंग है तो, जब शादी कर रहे हैं तो। पार्टीज आर नॉट विद इन डिग्रीज, वो डिग्रीज में नहीं है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में अगर नहीं आ रहे हैं तो भी क्या नल एंड वॉइड हो जाएगी क्या। पार्टीज आर नॉट विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इसमें से करेक्ट ऑप्शन पूछा है ना। If the custom or usage each of them permits the marriage between the two parties are not within the degrees of prohibited relationship, if the custom of marriage custom or usage governing any of them permits a marriage between the two, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 13 का बी सबसेक्शन 2 ऑफ, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट वाला, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी वेव्ड या रिड्यूस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 142, ठीक है। ये जहां कहीं भी बात आ रही ना आर्टिकल 142 का हिंदू मैरिज एक्ट में और म्यूचुअल कंसेंट की अगर बात है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये वरुण श्रीनिवासन का केस याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 42 यूज किया जा सकता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का ये केस है। फिर उसके बाद पूछा है टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया इज अ केस रिलेटिंग टू कॉन्जुगल राइट्स। टीसी से याद रख लो, टेक केयर बोलते हो ना लोगों को, इसलिए टीसी याद रख लो, कॉन्जुगल राइट्स। अब बाइगेमस मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ, कह रहा है बाइगेमस मैरिज वॉइड है, हाँ। अ children born out of void marriage is legitimate child of his parents, क्या legitimate child होंगे, हाँ होंगे, सही बात है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है, लेकिन आर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर इज द, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट, मुझे लगा यहाँ पे नॉट लिखा है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 says a child who was in the womb at the time of death of an intestate and who is subsequently born alive, बाद में वो जिंदा हुआ लेकिन मतलब हुआ ही वाज अलाइव, ये भी स्क्रैप कर दिया गया था, ठीक है। पढ़ना चाहो एक बार पढ़ लेना, आपकी मर्जी है। और इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप किया गया है, इस पे भी हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अच्छा मुझे लगता है इस वजह से स्क्रैप किया गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ए बी सी डी वाला कुछ सिस्टम नहीं दे रखा है, इस वजह से स्क्रैप किया गया होगा। हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन मिताक्षरा को पर्सनरी प्रॉपर्टी बाय विल, डिस्पोज कर सकते हैं विल के द्वारा, ठीक है। सो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देख लिए अपने पेपर में।
आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ जो है वो हेल्पफुल लग रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं समझ में आता है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।